तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 2 दिसंबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं जो भी आने वाले एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमारे इस वीडियो में कवर किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन बताया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बढ़ेंगे हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड एड्स डे ये कब मनाया गया। तो ए ऑप्शन है 30 नवंबर, बी ऑप्शन है 1 दिसंबर, सी ऑप्शन है 2 दिसंबर और डी ऑप्शन है 28 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आगे अगर हम बात करें तो दुनिया भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और जो एड्स है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी साल 1988 में और इसकी शुरुआत जेम्स डब्ल्यू बर्न और थॉमस नेटर ने की थी। यानी ये जो दोनों वैज्ञानिक थे और ये शोध कर रहे थे एड्स पर और इसी के द्वारा इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में। इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, इंपॉर्टेंट थीम है, टेक द राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ये इस वर्ष की जो थीम है वो थीम रखी गई है। और इस दिवस का जो उद्देश्य होता है वो HIV से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों के प्रति समर्थन दिखाने तथा विभिन्न प्रकार की जो समाज के अंदर धारणाएं बनी हुई हैं, जो गलत धारणाएं हैं एड्स को लेकर के, उन धारणाओं को दूर करने के लिए ये जो दिवस है वह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है, नवंबर लास्ट हुआ है, सारे नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन जो भी इंपॉर्टेंट दिवस थे उन सभी दिवस को हर एक दिन हमने कवर किया नवंबर में। अब एक ही स्लाइड में जो भी नवंबर महीने के पूरे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस जो रहे हैं उन सभी दिवस को यहाँ पर हम बात करेंगे। 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब का स्थापना दिवस मनाया गया। इन 3 राज्य का जो स्थापना दिवस है वो एक ही दिन होता है, 1 नवंबर को मनाया गया। फिर 3 नवंबर को मनाया गया विश्व जेलीफिश दिवस। उसके बाद 5 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। फिर 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है। उत्तराखंड आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ था, तो 9 नवंबर को हम उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू जयंती, भारत के पहले प्रधानमंत्री और बाल दिवस भी इन्हीं की ही जयंती पर ही मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। और 14 नवंबर को ही हम विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। फिर 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया और फिर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण दिवस रहे हैं नवंबर महीने के, उन सभी दिवस को यहाँ पर कवर किया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि इस वर्ष का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया। तो ए ऑप्शन है डैनियल बरेनबोइम, बी ऑप्शन है अली अबू अब्बाद, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद, इन दोनों लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को इंदिरा गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
पुरस्कार विजेताओं का चयन भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक प्रतिष्ठित जूरी के द्वारा किया गया। डैनियल बरेनबोइम की तरफ से पुरस्कार लेने के लिए मरियम सी सईद ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, यानी कि ये पुरस्कार लेने के लिए नहीं आ पाए, तो इनकी जगह पर मरियम सी सईद ने जो ये पुरस्कार है वो लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ट्रायथलॉन एथलीट ने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की? तो ए ऑप्शन है रॉबर्ट हॉल, बी ऑप्शन है एलेक्स सी ऑप्शन है डेव स्कॉट और डी ऑप्शन है एलिस्टियर ब्राउनली। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी एलिस्टियर ब्राउनली ने ट्रायथलॉन एथलीट हैं ये, और इन्होंने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। डिटेल में इनके बारे में अगर बात करें तो हाल ही में ट्रायथलॉन में दोहरे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार के विश्व चैंपियन ब्रिटेन के रहने वाले एलिस्टर ब्राउनली ने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। लंदन में 2012 में ब्राउनली ने 1500 मीटर की तैराकी में 40 मीटर की बाइक रेस और 10 किलोमीटर की जो दौड़ ये इन्होंने जीती थी, और इसके साथ साथ उनके जो छोटे भाई जोनाथन थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे। 1500 मीटर की तैराकी, 40 मीटर की बाइक रेस और 10 किलोमीटर की दौड़ ये सब इन्होंने जीती हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा 2.0 जो ऐप है इसे लॉन्च किया है? यानी कि हज सुविधा का जो ऐप है 2.0 इसके दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, बी ऑप्शन है किरेन रिजिजू, सी ऑप्शन है राजेंद्र चौधरी और डी ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरेन रिजिजू के द्वारा नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया गया। डिटेल में अगर बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, और हम डिटेल में इसके बारे में अगर जानें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया। उन्होंने हज यात्रा को बेहतर बनाने के लिए किए गए जो भी सुधार किए गए हैं उन सभी सुधारों के बारे में बताया, और इन सुधारों के अंतर्गत विवेकाधीन कोटा को हटाना, मेहरम के बिना महिलाओं को तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं का जो प्रावधान है वो सब इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यह जो ऐप है ये भारतीय तीर्थ यात्राओं के लिए चिकित्सा इतिहास, स्वास्थ्य सलाह और अन्य प्रकार की जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं को ये प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कुलबीर सिंह ने जापान में 2024 हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में कौन सा पदक जीता? तो ए ऑप्शन स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन है रजत पदक, सी ऑप्शन है कांस्य पदक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलबीर सिंह ने जापान में 2024 के हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में कुलबीर सिंह ने पंजाब में 5000 मीटर का स्वर्ण पदक जीता। गुलवीर सिंह ने हाचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में रेस जीतने के लिए इतने समय में फिनिश लाइन पार की। जापान में हाचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस 2024 जो एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की जो 10,000 मीटर स्पर्धा में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, और इस प्रदर्शन के साथ गुलवीर एशिया के 8वें सबसे तेज धावक बन गए और इस साल एशिया का सबसे तेज समय इन्होंने दर्ज किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला इंपॉर्टेंट एक बोनस क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो पुरस्कार है अभी हाल ही फिलहाल में प्रदान किए गए, तो कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो बात करें अगर तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 और 23 के लिए हाल ही में नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान 82 युवा कलाकारों को प्रदान किया गया। यानी कि 82 जो युवा कलाकार हैं, इन 82 युवा कलाकारों को उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 2006 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्थापित किया गया था, और यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला और कठपुतली के तहत 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को सम्मानित करता है। यानी कि ये इतने कैटेगरीज इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला और कठपुतली ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं।
इस पुरस्कार में 25,000 रुपये, एक पट्टिका और अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। ये सभी उपहार स्वरूप इसमें दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, उसके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि हाल ही में जो एडीबी के नए अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? ए ऑप्शन है मसातो कांडा, बी ऑप्शन है भार्गव दासगुप्ता, सी ऑप्शन है मसासुगु असकावा और डी ऑप्शन है ताकेहिको नकाओ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मसातो कांडा एडीबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करें हाल ही में मसाता कांडो को सर्वसम्मति से एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। बात करें तो ये 59 वर्षीय यानी कि 59 वर्ष के हैं ये मसातो कांडा। इनको अंतर्राष्ट्रीय वित्त और नीति में 40 वर्षों का अनुभव भी है और वर्तमान में ये जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार भी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुलिस महानिदेशकों या फिर महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 में भाग लिया। ये 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक यानी 3 दिवसीय सम्मेलन था, जिसके अंतर्गत आतंकवाद, उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून और नशीले पदार्थों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये 59वां सम्मेलन था जो 2014 में शुरू किया गया था और 2014 में शुरू की गई ये परंपरा को जारी रखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उस प्रवासी पक्षी का नाम क्या है जिसने हाल ही में राजस्थान और भारत की सबसे लंबी प्रवासी उड़ान का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ए ऑप्शन है उत्तरी साउलर, बी ऑप्शन है ग्रेटर फ्लेमिंगो, डी ऑप्शन है डेमोइसिल क्रेन और डी ऑप्शन है ब्लू थ्रोट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी डेमोइसिल क्रेन जो है ये राजस्थान में भारत की सबसे लंबी प्रवासी उड़ान वाला पक्षी बन गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे कुर्जा के नाम से भी जाना जाता है और यही है वो क्रेन की ही प्रजाति है कुर्जा, और ये 7 महीने कलरों के बाद इसने अपनी वापसी की है। साइबेरियन डेमोइसिल क्रेन सुकपाक ने भारत के राजस्थान में 3676 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इतनी दूरी तय करके ये आई हुई है। साइबेरियाई डेमोइसिल क्रेन यह सबसे छोटी क्रेन प्रजाति है जो अपने एकांत और सामाजिक व्यवहार के लिए जानी जाती है और यह पक्षी भारत में सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, जहां इसे कूंज या कुर्जा कहा जाता है। यानी कि इसका भारत में जो नाम है उसे कूंज या कुर्जा कहा जाता है और अन्य नामों में से डेमोइसिल क्रेन सुकपाक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में आया नगाड़ा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यानी जो नगाड़ा महोत्सव है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है फोम्स, बी ऑप्शन है कोन्याक, सी ऑप्शन है रेंगमा और डी ऑप्शन है संगतम्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेंगमा जनजाति के द्वारा मनाया गया नगाड़ा महोत्सव हाल ही फिलहाल में चर्चे में रहा। डिटेल में अगर हम बात करें तो रेंगमा नागा जनजाति ने नागालैंड के सेमिनो आरएसए मैदान में नगाड़ा उत्सव कह सकते हैं सह मिनी हार्निवल उत्सव मनाया। रेगमा जो नागा जनजाति है इसने कहाँ पर मनाया है ये? तो सेमिन्यू नागालैंड के ही सेमिन्यू आरएसए मैदान में नगाड़ा उत्सव मनाया इसने। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में इनकी जो आबादी है वो 62,951 और असम में लगभग 22,000 इनकी आबादी है नागा जनजातियों की, या कह सकते हैं रेंगमा नागा जनजातियों की। आगे अगर हम कुछ जनजातियों के बारे में बात करें तो प्रमुख जनजातियां हैं
जिसमें से थारू, ये यूपी की कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें थारू है, ये मूल निवासी तराई क्षेत्र यानी यूपी का जो तराई क्षेत्र है वहां पर पाई जाती हैं। इनके द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा है वो थारू और हिंदी है। अगली है जनजाति भोटिया, जो कि उत्तराखंड और यूपी के क्षेत्रों में ये मिलती है, देखने को पाई जाती है, और इसमें बोले जाने वाली जो भाषा है वो भोटी और हिंदी बोलते हैं। अगली जनजाति है जौनसारी, ये जौनसार का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये निवास करते हैं और इनकी जो भाषा है वो जौनसारी और हिंदी है। अगली है राजी, ये सोनभद्र क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी जो भाषा है वो राजी और हिंदी है। अगली है बुक्सा जनजाति, ये भी तराई क्षेत्रों में ही निवास करती है, भाषा इनकी बुक्सा और हिंदी है। अगली है खोंड जनजाति, ये सोनभद्र क्षेत्र में निवास करती हैं और इनकी जो भाषा वो खोंडी तथा हिंदी है। अगली है अगरिया, जो कि सोनभद्र क्षेत्र में ये निवास करते हैं और इनकी भाषा अगरिया तथा हिंदी है। अगले बढ़ेंगे कुछ अन्य राज्यों की जनजातियों के बारे में बात करें तो असम की प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें चकमा, चुटिया, दिमासा, हाजोंग, गारो, खासी, गंगटे, कार्बी, बोरो काचारी इत्यादि, ये सभी असम की प्रमुख जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में अपटानिस, अबोर, डफला, गैलोम्ब, मोम्बा, सिरडू कपेन, सिंगफो, नीसी इत्यादि, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। बिहार की कई बार एग्जामों में पूछी जाती हैं जनजातियां, इसमें असुर, बैगा, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, गोंड, परहैया, संथाल, सावर, खरवार, बंजारा, ये सभी जो जनजातियां हैं ये बिहार में प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये जो जनजातियां हैं खासकर ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये कई सारे पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। तो अगर आपको ये जो वीडियो है आज की वो पसंद आई है, हमारे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन हैं, अगर वो क्वेश्चन पसंद आए हैं तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।